तो चलिए अब हम समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग एंड डेफिनेशन हम समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट में उन्हीं लोगों को काउंट किया जाता है जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। जो अनएजुकेटेड हैं, जो इलिटरेट हैं, उनको कभी भी काउंट नहीं किया जाता। अनएम्प्लॉयमेंट मीनिंग एंड डेफिनेशन में सबसे पहले हम मीनिंग में देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। यहाँ पे इसका मतलब समझो, अनएम्प्लॉयमेंट हम उन्हें बोलते हैं, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लोग काम करने के योग्य तो हैं, विलिंग करना तो चाहते हैं और एबल भी हैं काम करने के, लेकिन उन्हें जो है काम नहीं मिलता प्रिवेलिंग वेज रेट में। जो वो सोचते हैं हमें जितना पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा उनको उतने पैसे में काम नहीं मिलता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। दे कांट फाइंड द जॉब, और इसी जॉब ना मिलने के कारण उन्हें हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अब एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एक ग्रेजुएट है और वो 6 महीने से काम ढूंढ रहा है, लेकिन वो जो है कहीं पे भी हायर नहीं हुआ, क्योंकि वो ग्रेजुएट है, एजुकेटेड है, और वो हायर कहीं भी नहीं हुआ। तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है। एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1 में आपको देखना है कि क्या आपसे मैं पूछ रहा हूँ। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? तो व्हेन पीपल आर रिटायर हो जाते हैं उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं क्या? ना 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 ना। बी में आपको चलना है। व्हेन पीपल आर अनेबल टू फाइंड द वर्क, अनेबल टू फाइंड द वर्क डिस्पाइट विलिंग एंड एबल। वो एबल और विलिंग है, क्या ये हो सकता है आपका आंसर? तो यही है आपका आंसर। आपको ये चलना है समझ के। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब क्या होता है? टू मैनी पीपल वर्किंग बट प्रोडक्टिविटी डजेंट इंक्रीज। मैं बोलता हूं कि अगर मान के चलो कोई एक काम को करने के लिए 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फोकट में वहां पे 5 लोग आकर के काम कर रहे हैं। काम तो होना 3 लोगों से है, लेकिन 5 लोग यहाँ पे आकर के एक्टिंग मार रहे हैं, 2 लोग, कि हम काम कर रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी इनके आने से कोई इंक्रीज तो हुई नहीं। तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम डिस्गाइज्ड। ये जो है गाइज लोगों को यहां से भगाओ, ये है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वही एग्जाम्पल भी है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको बताता हूं। तो अब मैं आपको बताऊंगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये क्या होता है। चलिए इसे समझते हैं। वर्क अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द सीजन। वर्क जो है अवेलेबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द सीजन। सीजन का मतलब क्या हो जाएगा? जब सीजन चल रहा है, जैसे मान के चलो रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, वैसे सीजन्स में जो काम होते हैं उस समय काम उनको मिल रहा है, बाकी टाइम में वो क्या है? काम उनके पास है नहीं। जैसे अगर हम लोग बात करें फार्मर वर्कर्स जॉबलेस आफ्टर द हार्वेस्टिंग, मतलब उन लोग अगर खेती किसानी कर ली है, उसके बाद अगर मान के चलो सीजन नहीं है, तो वो क्या है? जॉबलेस है, उनके पास काम नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? टेम्पररी अंडर एम्प्लॉयमेंट बिटवीन द स्विचिंग जॉब। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? बेचारा एक पर्सन जो है वो एक जगह से अपने बॉस से परेशान होकर जॉब को रिजाइन कर देता है और वो दूसरा काम ढूंढते रहता है। तो ये दूसरा काम ढूंढते ढूंढते उसको 3 महीने हो गए, तो 3 महीने तक जब उसके पास कोई काम नहीं था, तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। होप आपको यहाँ पे मैंने जो 3 टाइप्स पढ़ा है वो समझ में आ गए। तो नेक्स्ट और 2 टाइप्स बचे हुए हैं, उसे भी हम समझते हैं। चलिए अब आपको समझना है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? मिसमैच बिटवीन द स्किल्स एंड द जॉब अवेलेबल। अब यहाँ पे मान के चलते हैं जो उसके पास स्किल्स है और जो वो जॉब कर रहा है, वो जो है मिसमैच है, इसे हम बोलते हैं। और वो मिसमैच होने के कारण वो काम नहीं करना चाहता, इसे हम कहते हैं आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। टाइपराइटर एक्सपर्ट, एक टाइपराइटर एक्सपर्ट है नॉट गेटिंग द जॉब इन द डिजिटल ऑफिसेस। तो डिजिटल ऑफिसेस में क्या हो जा रहा है? उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो टाइपराइटर चलाता है, और डिजिटल ऑफिसेस में जो है टाइपराइटर की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइपराइटर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए उसे काम नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को अपडेट करो। ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब क्या होता है? एजुकेटेड लोग जो हैं वो मतलब अनेबल हैं, मतलब अगर वो काम नहीं कर पा रहे, जैसे
अब जो हमारा लास्ट है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड यूथ अनेबल टू फाइंड अ सूटेबल जॉब। पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उन लोग जो है सूटेबल जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कोई बीकॉम ग्रेजुएट है वर्किंग एज अ डिलीवरी बॉय, तो ये जो है अगर आप ऑप्शन समझ गए होंगे तो आपको जो है सारे टाइप्स के आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गए होंगे। तो डिस्गाइज का मतलब फोकट में दिखावा, सीजनल मतलब सिर्फ और सिर्फ सीजन में काम कर रहे हैं, फ्रिक्शनल का मतलब जब जॉब स्विच होते हैं तो बीच में जो गैप होता है जॉब नया जॉब मिलने तक उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं। स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, मिसमैच होता है, मतलब स्किल के हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रहा है। और एजुकेटेड का मतलब वो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनको उसके हिसाब से कैपेबल से जो है कैपेबिलिटी के एबिलिटी के हिसाब से जो है जॉब नहीं मिल पा रहा है। अब हम एमसीक्यूज देखेंगे, टाइप्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे बताना रहेगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है आपको बताना है। इसमें आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, बैंकिंग और या फिर रियल एस्टेट। तो आपको ये देखने मिलता है अरे खेती किसानी में जो है 4 लोगों की ज़रूरत है, 5वां वहाँ पे खड़ा हो गया है, तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अ पर्सन इज जॉबलेस बिटवीन द टू जॉब्स, दो जॉब्स के बीच में अगर कोई पर्सन जो है जॉबलेस है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल। वो काम ढूंढ रहा था मेरे दोस्तों, काम ढूंढ रहा था। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको बताना है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ को रिफर करता है, क्वालिफाइड, ओवर क्वालिफाइड है ना, पीपल डूइंग द लोअर स्किल्ड जॉब्स। अब वो क्या कर रहा है, ओवर क्वालिफाइड है लेकिन वो काम जो कर रहा है वो जो है उसके स्किल के हिसाब से नहीं है। तो चारों एमसीक्यूज आपने खुद से बनाया है क्योंकि आपको सारी चीज़ें आ गई थी समझ में। चलिए अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या क्या कारण होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, उसका हम सबसे पहले आपको सारी चीज़ें बताते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। इसका मतलब क्या है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं और काम करने के लिए जॉब वैकेंसीज बहुत कम है। क्योंकि अभी आपको अगर एग्जांपल दूं, एक चपरासी के लिए या विशाल मेगा मार्ट का अगर आप एग्जांपल ले लो तो उसके एक वॉचमैन के जॉब के लिए जो है लाखों लोग अप्लाई किए थे। तो होप आपको ये सारी एग्जांपल्स के थ्रू मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण और जॉब वैकेंसीज कम होने के कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। चलिए नंबर 2 में हम बात करते हैं स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्या मतलब हो जाता है, लिमिटेड जॉब क्रिएशन। इंडस्ट्रीज भी जो है स्लो ग्रोथ कर रही है तो जॉब जो है वो लोगों को लिमिटेड मिल पा रही है। एक जाएगा तभी तो दूसरा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ की नए अपॉर्चुनिटीज़ बनाया जाए, कोई और एक इंडस्ट्री ओपन हो जा रहा है। हमारा कंट्री जो है वो स्लो ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए जो है इंडस्ट्री जब जब ओपन होंगे तो वैकेंसीज मिलेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। उसके बाद 3rd नंबर पे अगर मैं आपको समझाऊं, डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर। अरे सीजनल और डिस्गाइज्ड, मैंने आपको बताया था कि पूरा पूरा जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो 6 महीना काम करते हैं, 6 महीना खाली बैठ जाते हैं, है ना। तो ये डिस्गाइज्ड जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड जॉब कर रहे हैं। चलिए अब हम 4th में आते हैं, लैक ऑफ स्किल एंड एजुकेशन। अब ये लैक ऑफ स्किल एंड एजुकेशन का मतलब क्या होता है, मैनी ग्रेजुएट्स जो है वो लैक एम्प्लॉयबल स्किल्स। अब उसके बाद क्या है इसमें आपको समझना है, वो ग्रेजुएट तो हैं लेकिन उनके पास जो स्किल है वो जो एम्प्लॉयबल है लेकिन उनके स्किल के हिसाब से उनको काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जो है अनएम्प्लॉयड है। चलिए ये सब कारण है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अरे मशीन जो है आज के डेट में रिप्लेस कर दे रहा है ह्यूमन लेबर को। तो अभी आप देखो अपने आप को अपडेट अगर नहीं करते हो, चैट जीपीटी, एआईज, ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो ये एक दिन आपको भी रिप्लेस कर देगा। इसीलिए मैं आपको आज के डेट से बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस आ रहा है आप जो है अपने आप को अपडेट करते रहो, नहीं तो आप बीकॉम, बीबीए करने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप भी यही वाले सिचुएशन में अपने आप को ना देखो, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग को जो है मशीन्स रिप्लेस कर दिए जा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में आप भी कारण मत बनना इसका, है ना, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद हम लोग 6th नंबर के पोजीशन में आते हैं, 6th नंबर के पॉइंट में आते हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस। मोर जॉब्स इन द सिटीज देन द विलेज। सिटीज में जो है बहुत सारे काम होते हैं और विलेजेस में कम। तो रीजनल इम्बैलेंसेस के कारण भी क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आता है आपके अनएम्प्लॉयमेंट का। तो होप अभी मैंने आपको 6 पॉइंट में जो कॉजेज बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपसे मैं आपका टेस्ट लेने के लिए जो है आपसे एमसीक्यू पूछता हूँ। चलिए 5th नंबर के पॉइंट में आपसे एमसीक्यू मैं पूछता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसमें से कौन सा जो है कारण नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का। तो चलिए पॉपुलेशन ग्रोथ, अरे
अरे एक्सप्लोजन, ये तो होगा ही होगा। स्किल डेवलप्ड, अरे किसी पर्सन में अगर स्किल की डेवलपमेंट हो जाती है तो वो एम्प्लॉयड हो जाता है, उसको काम मिल जाता है, उसको काम मिल जाता है। तो आप भी अपने अंदर जो है स्किल लेकर के आएंगे, और यही जो है क्या है आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोला है। तो यहाँ पे किसी के पास अगर स्किल रहेगा तो उसको जॉब मिल जाएगा भाई, है ना। तो ये आपको समझ के चलना है। चलिए अब हम आते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन में। ये आपको कमेंट करके बताना है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। अ की कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया इज, क्या है आपको बताना है। सबसे पहले समझे कि अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज का मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे किस टाइप का जो है लोग अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, रूरल एरियाज में ज़्यादा जो है खेती किसानी की जाती थी, और खेती किसानी में लोग जो है 4 की अगर रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे 8 लोग आ जा रहे हैं। तो बताओ ये किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। तो कमेंट में आपको इसका आंसर करके बताना है। 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है और खड़े वहाँ पे 8 लोग हैं, तो ये कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको यहाँ पे ऑप्शन को चूज करके बताना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इफेक्ट में। इफेक्ट का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या इफेक्ट आ रहे थे, वो सारी चीज़ों को हम लोगों को अभी डिस्कस करना है। देखो, अगर किसी के पास काम नहीं रहेगा तो वो पोवर्टी एंड हंगर जो है जैसे जो सामना करना पड़ेगा, वो गरीब होते जाएगा और उसे जो है भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। लो स्टैंडर्ड हो जाएगी, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। सोशल अनरेस्ट एंड क्राइम्स, उसके साथ जो है सोशल अनरेस्ट होते जाएगा और उसके साथ बहुत सारे क्राइम्स किए जाएंगे। उसके बाद ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, फिर उसके बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा उसका, एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है किसी भी अनएम्प्लॉयड पर्सन को जो है फेसेस करने पड़ते हैं। तो ये कारण मैंने आपको जो बताया, ये इफेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट के, और उसके बेसिस पे अभी जो है मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। गेट रेडी फॉर द एमसीक्यूज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो सबसे डायरेक्ट जो है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं भाई, पोवर्टी, सीधा गरीबी देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है काम हमको करना ही पड़ता है ताकि हम गरीब ना हो जाए। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट्स लीड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। अनएम्प्लॉयमेंट अगर होता है कौन सा इसमें से फॉलोइंग जो है हमको फेस करना पड़ता है। चलिए देखते हैं इसमें, है ना। सोशल अनरेस्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोशल अनरेस्ट, क्योंकि बेटर प्रोडक्टिविटी तो होगी नहीं। फिर उसके माइग्रेशन टू रूरल एरियाज नहीं हो पाएगा। रूरल एरियाज कौन ही जाना चाहेगा जब अनएम्प्लॉयड है। तो भाई हम अर्बन में है तो अर्बन में रहेंगे, काम मिल सकता है। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट, ये तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन आप क्या चूज करेंगे, सोशल अनरेस्ट। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबाने में कैसी जो है हिचकिचाहट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स उठाए हैं। तो 5th नंबर में अब हम समझने वाले हैं गवर्नमेंट के कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहला मनरेगा लेकर के आया, जिसमें 100 दिन तक जो है कोई भी अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसे क्या दिया जाता था, बेरोजगार भत्ता दिया जाता था। स्किल इंडिया मिशन, और हमारे इंडिया में स्किल इंडिया मिशन लेकर के आया गया, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही थी और स्किल डेवलपमेंट दिया जा रहा था। स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, ये जो है लेकर के आया गया, जो प्रमोट करता था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, है ना। अगर आप जॉब नहीं कर पा रहे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाओ, कुछ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। उसके बाद मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग जॉब। तो यहाँ पे अगर मान के चलो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का मतलब है अगर आपने घर में पापड़ वापड़ ये सब बेल बेल के कुछ भी बना करके बेच रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को भी क्या किया गया, बूस्ट किया गया। और डिजिटल इंडिया के थ्रू क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। न्यू जॉब्स इन आईटी एंड सर्विसेज, तो डिजिटल इंडिया में आपको जो है जॉब कहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जा रहा था, आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा था आईटी एंड द सर्विसेज। तो होप आपको अभी मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बताई हैं क्लियर होते जा रही होंगी। अब हम बात करेंगे, मैं आपसे एमसीक्यूज पूछ करके बार बार आपका टेस्ट लेता हूं। गवर्नमेंट के मेजर्स आपको बताने हैं। विच प्रोग्राम्स प्रोवाइड द 100 डे ऑफ अ वर्कर टू द रूरल, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो 100 दिन तक जो है रूरल मतलब जो भी अनएम्प्लॉयड है उनको प्रोवाइड करता था रूरल एरियाज में। तो आपका आंसर होगा मनरेगा। चलिए अब 10th नंबर पे हम लोग आते हैं। व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्किल इंडिया, मेन एम क्या था स्किल इंडिया का, बताइए आपको, ताकि यहाँ पे जो है स्टार्टअप कर सके, फंड्स मिल जाए स्टार्टअप के लिए,
ट्रेन हो जाए हमारा यूथ जो जॉब्स के लिए, या प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अरे ये क्या ऑप्शन गलत गलत दे गया है। बिल्ड स्कूल बनाने के लिए स्किल बनाएंगे क्या है? फंड स्टार्टअप के लिए होता है ना, ये जो फंड दिया जा रहा है वो तो बिजनेस के लिए। स्किल तो भाई सीधा आपको जॉब में लगेगा। ट्रेन यूथ फॉर जॉब। चलिए चलिए चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताता हूं, तो आपको डिटेल और ध्यान से अपने कानों से इसे जो है सुनना है, क्योंकि आप एग्जाम में तभी लिख पाएंगे। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन 3 सेक्टर। हमारे कंट्री में अगर आप देखेंगे तो मेजरली 3 सेक्टर्स हैं, और वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब होता है जो काम कर रहे हैं उन्हें जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वर्किंग ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या होता है, वो कौन सी ऑक्यूपेशन है, तो ये हम अभी देख करके समझेंगे। चलिए, 3 सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? जो फार्मिंग करता है, फिशिंग करता है, माइनिंग करता है, ठीक है, जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके इस सेक्टर में अगर वो है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। फार्मिंग हो गया उसका एग्जांपल, फिशिंग हो गया और माइनिंग हो गया। तो जो भी हमारे नेचर से रिलेटेड काम कर रहा है, डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन का काम कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो वो आपका कहलाता है फार्मिंग सेक्टर्स। और इसमें आप अगर देख सकते हैं तो टिम्बर का काम जो, यानी कि जो लकड़ी वकड़ी काट करके जो दे रहा है, वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्योंकि नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंडरी में, ठीक है। कन्वर्ट रॉ मटेरियल, यानी कि आप अगर सेकेंडरी को समझना है तो आप एक ही चीज समझो, मैन्युफैक्चरिंग। जो भी प्राइमरी सेक्टर से सामान दिया जाता है रॉ मटेरियल की तरह पे सेकेंडरी को, तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करके। तो जब कभी भी कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को किसमें? फिनिश गुड्स में, तो हम उसे क्या कहते हैं? फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग में जो है ये सारी चीजें कन्वर्ट की जाती है फिनिश गुड्स में, जो रेडी टू यूज होती है, और हम जो है उसे यूज करते हैं। अच्छा, आप जो है फैक्ट्रीज में सामान मैन्युफैक्चर कर ले रहे हो, लेकिन उस सामान को किसी कस्टमर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? वो काम होता है टर्शरी, यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जिसमें एग्जांपल आपका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। और बैंकिंग जो है वो कोई जो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पैसे को अपने पास रखते हैं, आपके पैसे से जो है वो पैसा बनाते हैं, और आपको जो है इंटरेस्ट देते हैं, और आपसे जो है इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे, लेकिन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग इसमें समझेंगे, करंट सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने आंखों को खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे देश में क्या चल रहा है बेटा, उसको आप समझो। करंट सिनेरियो एज पर लेटेस्ट सर्वे, अभी लेटेस्ट सर्वे की गई थी, तो एग्रीकल्चर प्राइमरली, अगर हम प्राइमरी देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉय 43% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे देश के 43 जनता जो है, 43% जो जनता है एग्रीकल्चर में काम कर रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ पे सेकेंडरी जिसको बोला जाता है, उसमें 25% लोग हैं। अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो है टर्शरी में 32% आ गए हैं, जो कंट्रीब्यूट हमारे जीडीपी में कितना परसेंट कर रहा है आप देख सकते हैं, 55% जो है जीडीपी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो चलिए, यहां पे अब एमसीक्यू का टाइम हो गया। मैं आपको बार बार टेस्ट करते रहता हूं, क्योंकि कल जो है आपके पास अगर मान के चलो क्वेश्चन पेपर आता है, तो आप वहां पे आंसर अच्छे से कर पाओ। चलिए, 11th नंबर का एमसीक्यू आपसे मैं पूछता हूं, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है हमारे इंडिया में? तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे दोस्तों प्राइमरी, है ना। प्राइमरी का मतलब क्या हो जाएगा, ये है ना। तो 43% है, 43% है। ये आप मत याद रखना, क्योंकि ये जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, भाई हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है, ये जीडीपी का कंट्रीब्यूशन का अलग है। मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था। एम्प्लॉयमेंट में 43% सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा, बाकी तो इसमें है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इनका टोटल करेंगे बच्चों, इनका टोटल करेंगे तब 100% आएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन में, विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट टू द इंडियन जीडीपी? तो आपका आंसर होना चाहिए 55%। जो आपने देखा था वो था टर्शरी में। मैं अगर आपको बता दूं, यहां पे लिखा हुआ है, देखिए जीडीपी में जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए टर्शरी, जो कि सर्विस सेक्टर है, ठीक है। तो इसमें बैंक्स वैंक्स आ जाते हैं, ये इसीलिए जो है जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसी से मिल रहा है। उसके बाद जो है मेरा आप लोगों से क्वेश्चन, फार्मिंग एंड माइनिंग आर द पार्ट ऑफ विच सेक्टर? तो आपका आंसर इसमें फिर से अगेन एंड अगेन क्या होना चाहिए? प्राइमरी। होप आपको ये
सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद जो है अभी 7th नंबर का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, तो इसे आपको समझना है और आपको आपको आंसर मुझे बताने होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। 7 शिफ्ट ट्रेंड इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। 7th नंबर के पॉइंट में इंडिया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हैव बीन स्लोली शिफ्टिंग। फर्स्ट पहले जो है प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी, मतलब लोग धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर में थे। अगर हम बात करें 1947 की समय की बात करें तो उससे पहले हमारे इंडिया के लोग जो है 72% लोग पूरा पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। और अगर आज आप देखेंगे तो अब यहां धीरे धीरे शिफ्ट होकर के आपने अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया 42% है, बाकी इसमें चले गए फिर इसमें चले जाते जा रहे हैं। तो आपको कुछ सारी चीजें जो है धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए अब यहां पे आपको समझना है मोर जॉब्स नाउ इन आईटी। आईटी में, रिटेल में, लॉजिस्टिक्स में और बैंकिंग में जो है आज के डेट में बहुत ज्यादा जॉब है। अगर आप ये सारी चीजों को देखोगे तो ये बेटा सर्विस सेक्टर्स के अंदर आता है, सर्विस सेक्टर्स के अंदर आता है। बट एग्रीकल्चर स्टीज एम्प्लॉय द मोस्ट स्पेशली इन विलेजेस। विलेजेस में लोग अभी भी अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में पूरा पूरा एम्प्लॉयड है, इसीलिए जो है यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर ज्यादा है। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर से आपसे मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको मुझे बताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया इज विटनेसिंग अ शिफ्ट इन अ जॉब फ्रॉम टर्शरी टू प्राइमरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी, प्राइमरी टू टर्शरी और सेकेंडरी टू एग्रीकल्चर। तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा धीरे धीरे उन लोग जो है प्राइमरी, यानी कि पहले खेती किसानी करते थे, अब जो है जॉब करने जा रहे हैं। खेती किसानी से अब धीरे धीरे वो जॉब, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये सारी चीज़ों में जो है उनको जॉब मिलते जा रही है। तो ये क्या हो जा रहा है, आपका शिफ्ट हो जा रहा है प्राइमरी टू टर्शरी, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। चलिए सारी बातें एक तरफ, ये समरी टेबल एक तरफ, तो आपको सारी चीज़ें आपको अभी मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूं, तो ये सारी चीज़ों को आप बिल्कुल भी कभी मिस मत करना। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो अब मैं आपको समझाता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जॉबलेस डिस्पाइट विलिंग एंड एबल। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जॉबलेस, उसके पास कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी वो जो है विलिंगनेस भी है। विलिंगनेस का मतलब वो एबिलिटी है उसके पास, लेकिन काम करने के लिए उसके पास कोई जॉब नहीं है। टाइप्स का मतलब मैंने आपको डिस्गाइज्ड का मतलब बताया था, दिखावा, फालतू के 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। सीजनल का मतलब मैंने बताया था, जब समर सीजन, विंटर सीजन का काम है तब कर रहे हैं, बाकी समय में कोई काम नहीं है उनके पास। एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनके स्किल के हिसाब से उनको काम नहीं मिल रहा है। फ्रिक्शनल का मतलब बताया था, एक काम से दूसरा काम जब उसने चूज किया तो उसके पास कोई काम नहीं था। और स्ट्रक्चर का आपको जो है कमेंट में आंसर करके बताना है। चलिए कॉजेज में हम लोग आते हैं, पॉपुलेशन हो गया है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई उसका एक कारण बन गया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का कारण पॉपुलेशन होता है, लो स्किल्स होता है, टेक चेंजेस, टेक्नोलॉजी में जब कभी भी चेंजेस आता है तो वो भी एक कारण बनता है। इफेक्ट, क्योंकि जो टेक्नीशियन नहीं है भाई मैं उसको क्यों रखूंगा काम पे। आप खुद सोचो, अगर आप किसी को काम दे रहे हो, वो अगर टेक्निकल नहीं है, उसको टेक्नोलॉजी चेंजेस का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप उसको काम में क्यों ही रखना चाहोगे। ठीक है। इफेक्ट, उसके कारण पॉवर्टी बढ़ती है, क्राइम बढ़ती है और सोशल अनरेस्ट हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स उठाए, चलिए वो सारी चीजें समझते। तो मनरेगा लेकर के आया, स्किल इंडिया लेके आया और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट लाया। मनरेगा से लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला, स्किल से वो अपने आप को जो है जॉब के लिए बना पाएंगे। और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, अगर जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है मैन्युफैक्चर करके खुद भी सामान बेचना चालू कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं बच्चों, और इसमें ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मेजरली 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में जो है 43%, ये 42% आप याद रख सकते हैं एग्रीकल्चर में है, जो आपको याद रखना है। ठीक है। और 5% जो है सर्विस सेक्टर जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हम लोग ट्रेंड्स इन स्ट्रक्चर आ जाते हैं, शिफ्ट टुवर्ड सर्विसेज। अब धीरे धीरे जो है रिटेल में चले गए हैं लोग, रिटेल के साथ साथ आईटीज में चले गए, बैंक जॉब्स कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को छोड़ करके उनके बच्चे को, जो भी फार्मर है वो अपने बच्चों को कहाँ वापस से फार्मिंग नहीं कराना चाहता, वो अपने बच्चे को जो है धूप में पिसता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए वो बैंकिंग के जॉब्स करना बताता है। तो होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।